गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में 11th क्लास फिजिक्स में बहुत अच्छा टॉपिक है। वो टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को इंडिकेट करेंगे हम किससे, लैम्डा से। और एक फार्मूला होता है म्यू एस इक्वल टू tan लैम्डा। लैम्डा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और आपको ये प्रूव करके दिखा दिया जाए कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है पहले ये समझना है। फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन का अपोज करने वाला दो बॉडी के बीच में, जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही हो तो उनके बीच में कॉन्टेक्ट सरफेस पर एक मोशन का अपोज करने वाला फोर्स लगता है। वो मोशन का अपोज फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन एक काइनेटिक होता है, एक स्टैटिक होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन को इंडिकेट करते हैं एफ के से, स्टैटिक फ्रिक्शन को इंडिकेट करते हैं एफ से। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ये सब आपको आना चाहिए। आज का मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को जानने के लिए इन कुछ बातों को आपको जानना ज़रूरी है ना। तो एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। हमने कहा स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक से ज़्यादा होता है। और कोई भी फ्रिक्शन हो, चाहे वो स्टैटिक हो, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन भी जो है नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एफ एस इक्वल टू, इसी को म्यू एस आर लिखेंगे, तब म्यू एस इक्वल टू हो जाएगा एफ एस अपॉन आर। और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही काइनेटिक वाले में तो म्यू के इक्वल टू क्या होगा, एफ के अपॉन आर। आर मीन्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को किसी बुक में एन भी लिखा रहता, ध्यान रखना। आर जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन, क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, उसी को कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, एन भी लिखा रहता है। जैसे हम यहाँ म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर लिखने जा रहे हैं, किसी बुक में नॉर्मल रिएक्शन आर लिखा है, यही किसी बुक में म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन एन लिखा रहेगा। तो दोनों को जानते रहिए, ठीक है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है हम वो टॉपिक पर डायरेक्ट आ रहे हैं, और वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको समझने के लिए चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए होता क्या है, एक डायग्राम से समझा रहे हैं। पहले मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, ठीक है ना। ये ब्लॉक ये जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन पर है, जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन पर है, और इस डायरेक्शन में उसको चलाने का प्रयास किया जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसके जस्ट अपोजिट लगेगा, ये होगा एफ एस। ये उस बॉडी का वेट होगा W इक्वल टू एम जी, और ये उसका नॉर्मल रिएक्शन, जिसको क्या लिखा जाएगा, आर। ठीक है ना। ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझाना चाह रहे हैं। देखना, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये है क्या, नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का
रिजल्टेंट ये रहा, इसको हम ओ ए लिख दें, इसको ओ बी लिख दें, इसको ओ सी लिख दें, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दें, ये पैरेललोग्राम। तो ये लाइन जो है देखिएगा, ये जो है एफ एस और आर का रिजल्टेंट है। ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये उन दोनों का रिजल्टेंट है। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट जो है नॉर्मल रिएक्शन से जितना एंगल बना रहा है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहा हमने? स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना एंगल सबटेंड करेगा, यानी इसके बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किसके बीच? नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच। लेकिन जो रिजल्टेंट है वो किसका रिजल्टेंट है? एफ एस और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है। बात समझ पा रहे हैं क्या? ये है इन दोनों का रिजल्टेंट, और इन दोनों का रिजल्टेंट यानी ये नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कैसे बोलेंगे? द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, यानी इसके बीच का एंगल। ठीक है ना? तो ये इसको स्टेटमेंट में हम लिखे दे रहे हैं पहले। एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। लगता होगा दो बार नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोलते हैं। एक बार ये बोला गया कि इन दोनों का रिजल्टेंट यानी ये, और ये इसके साथ, इन दोनों का रिजल्टेंट यानी ये इसके साथ जो एंगल बनाए, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। It is denoted by लैम्डा। मीनिंग समझ में आ गई हो तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, पर इतना ज़रूर है कि रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल लेना है। पर यह है कि रिजल्टेंट किसका है? एफ एस और नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है ना? और इसके हेल्प से हम क्या प्रूव करेंगे? देखिए, यानी सबसे पहले क्या करते हैं, कंसीडर ए ब्लॉक is placed on horizontal surface। ये consider a block is placed on horizontal surface which is in just sliding position। Consider a block is placed on horizontal surface which is in just sliding position, then
following four forces act on the block। ऐसा यदि है तो इस ब्लॉक पर कितने फोर्स एक्ट होंगे, देन फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट ऑन द ब्लॉक। अब वो कौन कौन फोर्स होंगे, तो सबसे पहला तो फोर्स आप ये कह सकते हैं वेट ऑफ ब्लॉक, वेट ऑफ ब्लॉक, वेट ऑफ ब्लॉक W इक्वल टू mg वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन आर नॉर्मली अपवर्ड, एक्सटर्नल फोर्स F और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FAS अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहा, फिर से सुनना। इस बॉडी पर कितने फोर्स एक्ट होंगे, ब्लॉक पर 4। उनमें से कौन है, वेट ऑफ ब्लॉक या W इक्वल टू mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन आर नॉर्मली अपवर्ड, एक्सटर्नल फोर्स F है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FAS अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर क्या करेंगे, FAS और R का रिजल्टेंट लाने के लिए हम ये कह देते हैं, यहाँ O बना देते हैं। OA को हमने FAS बोल दिया, OB को एक R बोल दिया और एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं और उन पैरेललोग्राम में OB जो है R है, OA जो है FAS है, OC जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसलिए ये एंगल जो होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है ना। क्या क्या कहा, देखिए 4 फोर्स जो बोला हमने, वो 4 फोर्स कौन कौन होंगे, 4 फोर्सेस, फॉलोइंग 4 फोर्सेस एक्ट ऑन दी ब्लॉक में से पहला नंबर वेट ऑफ ब्लॉक W इक्वल टू mg, ये होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकंड, नॉर्मल रिएक्शन R वर्टिकली अपवर्ड। और थर्ड नंबर एक्सटर्नल फोर्स F लिमिटिंग फ्रिक्शन या कि स्टैटिक फ्रिक्शन FAS अपोजिट टू F, अपोजिट में है। क्या कहा, वेट ऑफ ब्लॉक W इक्वल टू mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन R वर्टिकली अपवर्ड, एक्सटर्नल फोर्स F है और लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन FAS अपोजिट टू F। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का नॉर्मल रिएक्शन और FAS का रिजल्टेंट लाने के लिए एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। टू obtain रिजल्टेंट ऑफ FAS एंड R, to obtain resultant of FAS and R, ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम and
diagonal OC is the resultant of Fs and R. ये to obtain resultant of Fs and R, we draw a parallelogram where OA equal to Fs, OB equal to R, and diagonal OC is the resultant of Fs and R. Then BOC, जो BOC ट्रायंगल बना होगा, जो BOC ट्रायंगल है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। देन एंगल BOC इक्वल टू लैम्डा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। BOC इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC tan लैम्डा इक्वल टू, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा, तो tan लैम्डा इक्वल टू BC अपान OB। अब BC कितना होगा, Fs, ये Fs है तो ये भी क्या होगा, Fs, और OB क्या है, ये रहा R। tan लैम्डा इज इक्वल टू, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। बट Fs अपान R इक्वल टू μs, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बट यानी tan लैम्डा इक्वल टू Fs अपान R, ये इक्वेशन फर्स्ट। बट Fs अपान R इक्वल टू μs कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये रहा इक्वेशन सेकेंड। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड μs इक्वल टू tan लैम्डा। इससे क्या कन्फर्म हुआ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या एंगल टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, प्रूव दैट, या फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना। क्या कन्फर्म हुआ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना। यहाँ से लिखे देते हैं, इट इज क्लियर दैट चाहे जो लिख देना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ
स्टैटिक फ्रिक्शन, ये चाहे ये लिखा रहे चाहे ये लिखा रहे, ठीक है ना। ये रहा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और ये आपको बता दें एंगल ऑफ फ्रिक्शन जैसे है ऐसे आगे पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। इसको जानने के लिए अगला लेक्चर अगला वीडियो ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि वो फिजिक्स के लिए दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और नेक्स्ट वीडियो में एंगल ऑफ रिपोज है, और फिर दोनों इक्वल होते हैं ये भी प्रूव किया गया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका जब वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यह है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगला है एंगल ऑफ रिपोज, फिर दोनों इक्वल होते हैं तो प्रूफ के साथ समझ जाएंगे।